कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमणी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के 9 जिलों में लागू होगी लाह फसल बीमा योजना। बीएयू में हुआ डॉक्टर एनपी दत्ता मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन। चूजों को रानीखेत रोग से बचाने के लिए दें F1 टीका। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार द्वारा लाह की खेती करने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति होने की स्थिति में क्षतिपूर्ण लाभ के लिए लाह फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। ये योजना राज्य के 9 लाह प्रक्षेत्र जिलों में लागू की जाएगी, जिसमें रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, लातेहार, गढ़वा और पलामू शामिल हैं। पिछले दिनों भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में डॉक्टर एनपी दत्ता मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोलकाता स्थित क्रिजेफ के प्रधान वैज्ञानिक सह विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीके कुंडू ने कहा कि पूरे विश्व में अधिकतर निचली जमीन में धान की खेती होती है। लगातार बाढ़, मौसम परिवर्तन और सघन चावल की खेती से चावल संसाधन में दीर्घकालिक गिरावट देखी जा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल करके धान उत्पादन के स्तर में सुधार किया जा सकता है। जो ग्रामीण मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं और ब्रॉयलर मुर्गियां पाल रहे हैं, वो अपनी मुर्गियों में होने वाले विषाणु जनित रोग रानीखेत के प्रति सतर्क रहें। ये बहुत तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। बचाव के लिए 3 से 4 दिन के चूजों को रानीखेत का F1 टीका दिलाएं। जो भी मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो वो जानते होंगे कि जो फैलने वाली बीमारियां हैं, जो वायरस से होती हैं, उन पर रोकथाम करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि वो बीमारी अगर आ जाती है आपके फार्म में तो उसे बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए हम इलाज उस समय नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप बीमारी वो आपके यहाँ आए ही ना, इसके लिए आप सब टीकाकरण करें। टीकाकरण कोई इलाज नहीं है, टीकाकरण क्या है, रोकथाम का उपाय है। तो इसके लिए आप टीकाकरण के लिए, जैसा कि अगर ब्रॉयलर पालन से आप जुड़े हुए हैं तो 3 टीकों के लिए आप अवश्य ध्यान रखें, खास तौर से जिसमें कि 3 से 4 दिन के चूजों को आप पहला टीका रानीखेत का F1 टीका इसे लगाएं। इसे देने की विधि भी बहुत आसान है। इसे आप जब दवा बना लेते हैं, टीका बना लेते हैं, तो उसे आप 1 बूंद आँख में और 1 बूंद नाक में दे दें। अपने बाएं हाथ में आप चूजे को पकड़े और साथ में दाहिने हाथ में ड्रॉपर रख करके 1 बूंद आँख में 1 बूंद नाक में दे दें। जो किसान रबी मौसम में मक्का फसल लगाना चाहते हैं, वो 15 अक्टूबर से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2 या प्रिया नामक उन्नत प्रभेदों का चयन फायदेमंद होगा। रबी मौसम के लिए मक्का के अनुशंसित प्रभेदों में बिरसा मक्का 1 85 दिन में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसा विकास मक्का 2 75 दिन में तैयार होने वाला प्रभेद है और इसकी उत्पादन क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि प्रिया की परिपक्वता अवधि 90 दिन और उपज क्षमता 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पशु चालित ब्लेड हैरो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान कतार में लगी हुई कपास, मक्का और सलजम जैसी फसलों की निकाई गुड़ाई तथा आलू एवं मूंगफली की कुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 0.5 से 0.6 हेक्टेयर प्रति घंटा है। आइए अब जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण। इस तरह के लक्षण आपको नेनुआ, झिंगी, तोरई, खीरा, कद्दू, लौकी आदि फसलों में दिखाई पड़ता है। इस तरह के लक्षण यदि आपके खेत में दिखाई पड़े तो आप ग्लूकोजेब या रीडोमिल का छिड़काव करके अपनी बीमारियों यानी अपने पौध को बीमारियों से बचा सकते हैं।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,450 रुपए से 2,550 रुपए, चावल मध्यम 2,600 रुपए से 2,800 रुपए, चावल उत्तम 3,600 रुपए से 4,000 रुपए, गेहूं 1,700 रुपए से 1,800 रुपए, चना 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, दाल अरहर 6,200 रुपए से 6,600 रुपए, दाल मसूर 5,600 रुपए से 6,000 रुपए, दाल चना 3,800 रुपए से 4,000 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,100 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,550 रुपए, आलू 1,500 रुपए से 1,700 रुपए और प्याज 1,400 रुपए से लेकर 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियां भी दी। किसान भाई बहनों, कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो किसान भाई बहनों, आप तो जानते हैं जानकारी का पिटारा हमारे मास्टर जी के पास होता है। तो बात करते हैं मास्टर जी और पूछते हैं उनसे कि आज वो आपके लिए कौन सी नई जानकारी लेकर आए हैं। रमनी जी, अभी जो है किसान के खेतों में जो है धान लहलहा रहे हैं, बारिश भी थोड़ी बहुत अच्छी हो ही गई है। अब बाली आने का वक्त तो है, थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले जो है कीट आ गया है। सभी किसान भाई के खेतों में कीट आ गया है। तो अब जो है तो कीट कौन से लगते हैं, इसकी रोकथाम कैसे हो और कौन सी दवा हो, तो किसान भाई तो ऐसे जानते ही हैं, लेकिन अगर हमारे विशेषज्ञ बताएंगे इसके बारे में तो किसान भाइयों को फायदा होगा। तो नेक काम में देरी नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों, आज आपको हम बताएंगे कि धान फसल में कीट और कीट का प्रबंधन, उसका बचाव कैसे करें, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो स्टूडियो में बैठे हैं आपके फ़ोन के इंतज़ार में। आप वहां पे कॉल कीजिए और सारी जानकारी लीजिए, लेकिन कॉल करने के लिए आपके पास नंबर होना ज़रूरी है। और नंबर तो हमेशा बिल्कुल सही कहा किसान भाइयों, बताइए जी। तो किसान भाई बहनों, उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456-519 और ये कॉल एकदम मुफ्त है। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से मुफ्त है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, इन दिनों हम धान की समसामयिक खेती के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग में वरीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई, नमस्कार। किसान भाइयों, अगर कोई भी समस्या हो तो आप सीधे हमारे साथ बात कर सकते हैं। और ये इतना कहते ही हमारे साथ एक किसान भाई जुड़े हुए हैं।
हेलो 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 जी, स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो हेलो, लगता है उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि धान बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेती की जाती है और अभी कई अवस्थाएं हैं और इस अवस्था में कई तरह के कीट लग सकते हैं। तो आमतौर पर जो कीट लगते हैं, कौन कौन से कीट हैं? आमतौर पर जो कीट लगते हैं, खासकर जो वर्तमान परिस्थिति में जो खेत में खड़े हैं हमारे फसल, उसमें तना छेदक, बाकी कीट और पत्र लपेटक, ये तीनों कीड़े सामान्य रूप से हर तरह के जो खेत हमारे हैं उसमें लग सकते हैं और लगे हुए भी हैं। और कहीं कहीं किसी किसी जिला में एक साढ़ा कीट का नाम है, जैसे रांची कुछ जिला कुछ क्षेत्र है, खूंटी है, सिमडेगा है, गुमला है, वहाँ पर तो साढ़ा कीट का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। जी, आपने पत्र छेदक एक कीट का नाम बताया। ये जो होता है, ये इसके लक्षण क्या है और उपाय क्या है? धान के लेकिन इससे पहले हम एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, क्या प्रश्न है आपका? हाँ दीजिए। जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो। लगता है फिर उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जो तो पत्र लपेटक की बात हम लोग कर रहे थे जी। तो धान के प्रमुख कीटों में पत्र लपेटक कीट का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि धान के पत्तियों को लपेट देता है और पत्र लपेटन में निवास करते हुए उसके पिल्लू उससे क्लोरोफिल के उसको हरी तीमा को खाते रहते हैं। और जब पत्तियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और उसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हमारे उपज पर। तो पत्र लपेटने वाला कीड़ा को पत्र लपेटक कहते हैं। जब जब हम खेत में देखते हैं पत्तियां लपेटी हुई हैं, वो लपेटन चाहे वो मतलब जो एक पत्ती है वो अपने आप लपेटन बना लेता है, या पड़ोसी पत्तियों के साथ भी उसका जुड़ाव होकर के ये कीड़ा पत्र को लपेट देता है जी। जिसके चलते हमारे पौधे कमजोर पड़ जाते हैं, उसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हमारे उपज पर। बिल्कुल। तो ये तो लक्षण हो गया, इसका उपाय क्या होगा? इसे किसान भाई से बचाएं कैसे अपने फसल इसके तत्कालिक बचाव के लिए कुछ रासायनिक कीटनाशी बाजार में बिल्कुल, इन कीटनाशियों का नाम जानेंगे, लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, हम बुंडू से बोल रहे हैं। जी, स्वागत है। हाँ, तो सर मेरा मतलब धान का पत्ती में सफेद हो गया है। अच्छा, तो उसमें कौन सा बीमारी है, इसका रोकथाम के लिए कौन सा दवा का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल। किसान भाई, जैसा आपका जो प्रश्न कर रहे हैं उसका मतलब ये लग रहा है कि आपने जो रुपाई की है खेत में, उससे पानी बहुत दिनों से खड़ा पड़ा हुआ है और इधर हाल में 10 दिन से 15 दिन से इधर बारिश भी हो रही थी। तो इस परिस्थिति में बाकी कीट का प्रकोप खूब होता है। तो बाकी कीट के चलते पत्तियों का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो लगता है कि छिल दिया गया है, जिसके चलते वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ता है। तो बाकी कीट जो हमारी जो निम्न भूमि है, नीची भूमि है, उसमें आम समस्या है। उसके निदान के लिए आप खड़ी फसल पर जो कीटनाशी धूल बाजार में मिलता है, उसका नाम है किनोल फॉस 1.5% धूल या क्लोरपाइरिफास 2% धूल, और एक और धूल है फिनवाल धूल। तीनों में से किसी एक का 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह के बेला में, जिस समय शीत रहता है फसलों पर, उस समय उसका भुरकाव करेंगे और ऐसा करने पर आपका जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा और अपने फसल को आप बचा सकते हैं बाकी कीट के प्रकोप से। बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पत्र लपेटक, उसमें किस रासायनिक का उपयोग करें हम? पत्र लपेटक जो कीट है ये ऊपरी भूमि में, निचली भूमि में, रोपा धान में, सीधी बुआई वाले खेत में, तीनों में हर परिस्थिति में लगता है। तो इसके निदान के लिए इसके लिए छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। वो कीटनाशी हम जो बोल रहे हैं किसान भाई जानते होंगे, हम उसी कीटनाशी का नाम ले रहे हैं जो कि झारखंड में हर जगह मिलता है। मोनोकोटोफॉस या मोनोसिल का 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाना है और इसका छिड़काव 1 हेक्टेयर में करना है।
आवश्यकता के हिसाब से एक छिड़काव के बाद भी अगर आप देख रहे हैं कुछ कुछ रह गया है पत्र लपेटक का प्रकोप, तो आप 15 दिन के बाद फिर से छिड़काव कर सकते हैं और ऐसा करके पत्र लपेटक से होने वाले नुकसान को आप कम कर सकते हैं, अपने फसल को बचा सकते हैं। बिल्कुल, पत्र लपेटक के बारे तो आपने बता दिया। एक और तना छेदक काफ़ी महत्वपूर्ण रोग है इस क्षेत्र में, इसके लक्षण क्या है? हाँ, तना छेदक जो कीट है इस पर हम जानेंगे, लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पत्र लपेटक के लक्षण, ये तना छेदक के लक्षण क्या हैं? तना छेदक कीट जो है धान के प्रारंभिक अवस्था से लेकर के बालियाँ फूटने की अवस्था तक इसका प्रकोप होता है। तो अभी तो कुछ खेतों में हमारा जो धान है अभी फूटा नहीं है, फूटने पहले की स्थिति में है, जो पिछात रोपा गया है, और जो कुछ फूटने की स्थिति में, कुछ जो ऊपरी भूमि में है वो धान फूट गया है। तो इसके रोकथाम के लिए इसका लक्षण क्या है? अगर बाली फूटने के बाद इसका प्रकोप होता है तो देखते हैं कि खेत में कुछ बालियाँ जो कीट ग्रसित बालियाँ हैं वो सफ़ेद हो जाता है और उसके दानों में अनाज नहीं भर पाता है, बिल्कुल धान खखरी हो जाता है। बिल्कुल, खखरी के बारे में बात करें, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? बोल रहे हैं ना सर कि हमारे जो धान के पत्तियां से सर गलगल के नीचे गिर रहा था। जी, एक बार आप अपने प्रश्न को फिर दोहरा दीजिए। हेलो, क्या थी सर? अपने प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आपने क्या बोला? बोल रहे हैं ना सर कि जो हमारे धान की जो पत्तियां हैं ना सर, से गलगल के नीचे गिर रहा है सर, उसमें गलगल उजाला आ जा रहा है। जी जी, आपका भी समस्या वही है, बाकी कीट का प्रकोप हो गया आपके खेत में। आप देखते होंगे आपके खेत में लगातार पानी का जो ठहराव बना हुआ है, जिसके चलते और इधर जो बारिश हो रही थी, इस परिस्थिति में बाकी कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इस बाकी के नियंत्रण के लिए जो ये बता चुके हैं हम, उसमें आप क्विनोल फॉस नाम का जो धूल आता है 1.5% के रूप में, उसका 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका भुरकाव आप प्रातः काल में करें, जिस समय शीत रहता है, ताकि कीटनाशी का धूल पौधा पर चिपके और जो बाकी कीट है उसका निदान हो सके, वो मर सके। बिल्कुल, तना छेदक के बारे में आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो तना छेदक में बता रहे थे हम कि बाली लगने के बाद जब इसका प्रकोप होता है तो बालियाँ तो बनती हैं, लेकिन बालियों में दाने नहीं पड़ पाते हैं, जिसको आप खखरी बोलते हैं। इसके निदान के लिए, इसके समाधान के लिए आप जो हमें बताए थे मोनोसिल या मोनोक्रोफॉस एक दवा तो ये है। इसके अलावा आप क्लोरपाइरीफॉस नाम का भी कीटनाशी है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। दोनों का जो मात्रा होगा, क्लोरपाइरीफॉस का 2 से 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल बनाना है, या मोनोक्रोफॉस अगर देना है तो 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाना है और 1 हेक्टेयर में इसका छिड़काव करना है। ऐसा करके आप जो आपका तना छेदक का प्रकोप हुआ है उसको आप रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई जगह ऊपरी खेतों में इस वक्त या तो बालियां लग रही हैं या लग चुकी हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाई जो समसामयिक देखभाल कर रहे हैं वो किस तरह से बचाव करें अपने बालियों का? जब बाली की बात आती है उसमें 2 समस्या है। एक समस्या जो हमारा जो पारंपरिक धान है उसमें तो गंधी बग का प्रकोप होता है, जो मटमैले लंबे लंबे मच्छर ऐसा जो बड़ा बड़ा कीड़ा होता है जो धान के दूध को चूस लेता है। धान को चूसने के चलते उसमें जब दाने नहीं पड़ेंगे तो हमारा उपज में कमी आएगी। तो गंधी बग का प्रकोप, इसको रोकने के लिए जो भी हम बताए थे कीटनाशी धूल, क्विनोल फॉस 1.5% का जो धूल आता है, या फेनभाल 0.4% आता है, या क्लोरपाइरीफॉस 2% का धूल आता है, तीनों में से किसी एक का 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह की बेला में भुरकाव करना है। तो ऐसा करके आप गंधी बग को रोक सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड धान में, संकर धान में आप गोबर फूटने की का के भी, जो गोबर फूटना जिसको आप कहते हैं, एक्चुअली उसका तो असल नाम है आभासी कंड। तो उसमें देखते हैं कि शुरू में हरा हरा जो दाना होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आभासी कंड के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे धान में बीज अंकुरित नहीं हो पा रहे। अच्छा, वो कैसे हो रहा है? जी, बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है इनके धान में। तो अभी तो शायद रोपा, अभी आप सवाल कर रहे हैं, ये तो आपको शुरू में हुआ होगा।
बीज अंकुरित नहीं हो रहा तो हो सकता है बीज में दोष हो, या फिर आप सही ढंग से आप जो पौधशाला बनता है उसका तैयारी नहीं किए होंगे, बीज में भी दोष हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जब भी बीज का चुनाव करें तो सही बीज का चुनाव करें, स्वस्थ बीज का चुनाव करें, और जो अच्छे दुकान हैं वहाँ से करें, और उसका बीज का उपचार जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीज उपचार नहीं किया गया तो उस हालत में भी अंकुरण में कुछ समस्या आ सकती है। तो बीज उपचार के लिए बेवेस्टीन नाम का दवा 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसको उपचारित कर लें, और तब उसको पौधशाला में उसको बोएं। हम समझते हैं ऐसा करने से आपको जो हम बताए हैं, जो जिस विचार बिंदु को हम रखे हैं उसको अमल में लाएंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, तो आपका समस्या का निदान हो जाएगा। बिल्कुल। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, हम पूछना चाह रहे हैं ना सर कि वो जो मतलब धान का पौधा है ना, जी जी, वो पौधा से मतलब पत्ता सब गिर जाता है, क्यों? शायद लगता है कीड़ा ही काट रहा होगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। सारा सवाल एक ही, अब जो बाकी कीट है इधर जो विगत दो सप्ताह से तो पानी हो रही थी, तो निचली भूमि में खास करके बाकी का प्रकोप बहुत हो रहा है। तो बाकी कीट के नियंत्रण के लिए भी हम बता चुके हैं, आप सुन रहे होंगे, फिर से बताना है चूँकि आप सवाल किए हैं। तो क्विनोल फास या क्लोरपायरीफॉस जो धूल है उस धूल को ले लें, डस्ट को ले लें, और 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह की बेला में बुरकाव करें खड़ी फसल पर, तो आपका जो गिर रहा है पत्तियाँ करके वो रुक जाएगा। अच्छा, जो आप सवाल जब बार बार सवाल जो आ रहा है, इसका मतलब एक और हो सकता है कुछ बीमारी का भी प्रकोप हुआ होगा। तो उस परिस्थिति में आप बेवेस्टीन नाम का जो फफूंदनाशक है उसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं, और आवश्यकता के हिसाब से आप पानी बढ़ाएं और उसमें फफूंदनाशी बढ़ाएं, और इसका एक छिड़काव कर दें। तो अगर उसमें बाकी नहीं लगा होगा, पत्तियां नहीं बिना कटे गिर रही होगी, तब तो बेवेस्टीन को देना है। और अब पत्तियां अगर काटी गई है और काटने के बाद गिर रही है, तब तो बाकी का प्रकोप हो रहा होगा। तो बाकी के हिसाब से या बीमारी के हिसाब से, बीमारी होगा तो बेवेस्टीन, और बाकी होगा तो जो धूल बताएं उसके हिसाब से आपको उपचार करना बिल्कुल। और एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं श्याम बोल रहा हूँ सर, पलामू से। जी श्याम जी। मेरा धान में उजला उजला हो गया और बढ़ नहीं रहा है पूरा। अच्छा, तो उसका मतलब क्या दवा को छिड़काव करे? जी, पलामू में तो बारिश कम हुई है, तो वहाँ तो अब अभी बता रहे थे बाकी का तो समस्या न होने का चांस कम है। फिर भी अगर बहुत ज़मीन नीची रही होगी तो नीची ज़मीन में, चूँकि यहाँ का जो भूमि है सीढ़ीनुमा है, तो पानी बहते बहते वहाँ जा सकती है। तो अगर बाकी का प्रकोप रहा होगा तो फिर आपका वही हम बताएंगे कि क्विनोल फास धूल दें, और अगर बाकी नहीं होगा तो पानी की जब कमी होती है तो कई बार पत्तियों पर सफ़ेद रुई के फाहा के जैसा भी उजला हो जाता है। अगर इस तरह का जो सिम्टम या लक्षण उभर रहे होंगे कि आपके पत्तियों पर रुई के सफ़ेद फाहे की तरह कहीं सफ़ेद लेयर बन गया होगा, तो इस परिस्थिति में उसको कहते हैं मिलीबग एक कीड़ा है, उसके चलते भी होता है, जो कि पत्तियों के रस को चूस लेता है। तो इससे बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस नाम का तरल कीटनाशी का चुनाव करें, और इसका 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाएं और उस पर छिड़काव करें। ऐसा करने से अगर मिलीबग का प्रकोप हुआ होगा तो उसका निदान हो जाएगा। बिल्कुल। आभासीय कंठ के बारे में बता रहे थे, ये भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, हम झारखंड के बाद से बहुत खुशनसीब हैं कि हम संकर धान का जो अडॉप्शन यानी इसका हम खेती बहुत बड़े पैमाने पर अंगीकार किए हैं। तो इसमें गोर फूटना का समस्या है, तो हम बता चुके थे लक्षण क्या होता है। अब इसका निदान के बारे में बताना है कि इसका ध्यान यही रखना है विशेष करके कि जब गाभा फूटने लगे धान में, उसी समय इसका उपचार करना है। बाली जब फूट जाएगा, गोबर फूट जाएगा, उसमें आभासी कंठ हो जाएगा, तब बाद में उपचार करने से कोई फायदा होना नहीं है। तो अभी तो अवस्था कम आया है, लेकिन अब अवस्था आने ही वाला है कि सब में गाभा लगने वाला है। सब जो भी हम रोपा धान है उसमें गाभा पड़ना शुरू हो गया है। तो गाभा पड़ना जब शुरू हो जाए उसी समय टिल्ट नामक फफूंदनाशी का पानी में घोल बनाना है। मात्रा होगा 1 ग्राम टिल्ट प्रति लीटर पानी में घोलना है, और आवश्यकता के हिसाब से पानी की मात्रा बढ़ेगा और टिल्ट की मात्रा बढ़ेगा। और इसका गाभा फूटने के समय ही, गाभा जब निकलता है उसी समय इसका छिड़काव कर दें
पानी में घोल बना करके फसल पर, और फिर 15 दिन के बाद जब बाली फूट जाए उस समय भी छिड़काव कर दें। ऐसा करके आभासी कंद जो हो रहा है समस्या, उसको आप रोक सकते हैं। बिल्कुल, ये तो कीटों की बात है। कई बार रोग भी लगता है, चूंकि हम समसामयिक देखभाल की बात कर रहे हैं। भूरी चित्ती रोग का बहुत प्रभाव होता है, इसके लक्षण और निदान क्या क्या हैं? लेकिन पहले हम एक फोन ले लेते हैं। हेलो, बहुत मुश्किल से लगता है सर फोन। हेलो हेलो हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क। हेलो हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो। लगता है उनकी आवाज हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। भूरी चित्ती रोग के बारे में। भूरी चित्ती रोग जो है, खासकर ऊपरी हुई में जो खेती हम करते हैं उसमें भूरी चित्ती का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो भूरी चित्ती क्या होता है कि धान के पत्तियों पर भूरी भूरी जो बिंदी लगाती हैं महिलाएं, उस तरह का आकृति उभरती है भूरे रंग की, और कई माने एक पत्ती में 10-20 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। इस तरह से पूरा पत्तियों में दाग बन जाते हैं, और इस दाग के चलते पत्तियाँ कमजोर पड़ती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, जिसके चलते जो हमारा उपज है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसके निदान के लिए जो डाइथेनम 45 या इंडोफिलियम 45 नाम का जो फफूंदनाशी है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाना है, और घोल का छिड़काव खड़ी फसल पर करना है। इससे लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा, बिल्कुल। एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? वो मुझे जानना था जी कि मेरी जो धान की खेती है वो मतलब हाइट उसका बहुत स्लो बढ़ रहा है। अच्छा, तो मुझे ये जानना है कि मतलब हमें जिसने जो एडवाइस दिया हमने वो यूज किया है, बट लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है प्रॉपरली। अच्छा, तो प्लीज आप कुछ बताएं। जी जी। आपका धान का फसल बढ़ नहीं रहा है? बढ़वार सही नहीं है। बढ़वार सही नहीं है। तो बढ़वार में तो आपको अगर शुरू से ही आप जो NPK यानी नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास की मात्रा संतुलित दिया गया होता, और उसके पहले खेत की तैयारी के समय कंपोस्ट की मात्रा सही दी गई होती, तो ऐसा करने से आपका धान अच्छा बढ़ता। लेकिन अब चूंकि अब जो बीत गई जो बात गई, अभी तत्काल क्या हो सकता है इसका उपाय? तो उसमें आप अगर रोपाई के बाद नाइट्रोजन का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग नहीं किए हैं, तो आप जब रोपाई के करीब 1 महीना बाद पहला टॉप ड्रेसिंग होता है यूरिया का, तो यूरिया का प्रयोग करें। और अगर कर चुके हैं और आपका फिर और 1 महीना के बाद इसका टॉप ड्रेसिंग करें। 2 टॉप ड्रेसिंग जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे कीट लग सकते हैं, लेकिन उसका उपाय भी है। निश्चित रूप से आप जो जितने भी उपाय आपको बताए गए हैं उसका आप उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहते हैं इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।